हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी कवर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग सामान्य अध्ययन का सेट 1 कंप्लीट करने वाले हैं। दोस्तों, यह सेट आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन होम्योपैथी के संस्थापक या जनक हैं? तो होम्योपैथी के संस्थापक या जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो सैमुअल हनीमैन को। किसको? सैमुअल हनीमैन को होम्योपैथी के संस्थापक या जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। धन्वंतरी को आयुर्वेद का जनक के रूप में जाना जाता है। धन्वंतरी को आयुर्वेद के जनक के रूप में जाना जाता है। सुश्रुत को शल्य चिकित्सा या सर्जरी के जनक के रूप में जाना जाता है। हिप्पोक्रेट्स को आधुनिक चिकित्सा का जनक कहा जाता है। ठीक है, आगे चलें। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में स्थित है। कहाँ? हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, अब इसकी डिटेल्स देख लेते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, इसकी स्थापना 15 सितंबर 1948 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और ये कहाँ पे स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। रोबोटिक्स रिसर्च सेंटर यानी RRC कहाँ स्थित है? ये भी हैदराबाद में स्थित है। डेटा विज्ञान और विश्लेषिकी केंद्र भी हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, आगे चलें। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 11 अप्रैल 1919 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 11 अप्रैल 1919 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जेनेवा, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय स्थित है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। देखिए, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक कौन है? तो गिलबर्ट हांगबो हैं। कौन है? गिलबर्ट हांगबो। अब देखिए, जनेवा में किस किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय है? तो जनेवा में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय जनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन यानी ISO का मुख्यालय जनेवा में है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जनेवा में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जनेवा में है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय जनेवा में है। और रेड क्रॉस का मुख्यालय जनेवा में स्थित है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। वाशिंगटन DC में किस किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय है? तो वाशिंगटन DC में विश्व बैंक का मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है। और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में। ठीक है, लंदन में किस किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय है दोस्तों? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय लंदन में है। और राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में। ठीक है दोस्तों, इसकी PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। अब रोम में किस किस संस्था का मुख्यालय स्थित है? तो रोम में खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO का मुख्यालय स्थित है। और विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय भी रोम में है। और मुख्यालय देख लेते हैं दोस्तों। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है। UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ पे है? तो नैरोबी, केन्या के नैरोबी में स्थित है। और ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया के वियना में इसका मुख्यालय स्थित है। ठीक है, आगे चलें। पौधों में पाया जाने वाला हार्मोन ऑक्सिन्स की खोज किसने की थी?
तो पौधों में पाया जाने वाला हार्मोन कौन सा होता है? ऑक्सिन। क्या होता है? ऑक्सिन। पौधों में पाया जाने वाला हार्मोन कौन सा है? ऑक्सिन। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पौधों में पाया जाने वाला हार्मोन ऑक्सिन की खोज किसने की थी? तो ऑक्सिन की खोज चार्ल्स डार्विन ने की थी। किसने? चार्ल्स डार्विन ने। ठीक है, अब इसकी थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। डार्विन ने 1880 ईस्वी में ऑक्सिन नामक पादप हार्मोन की खोज की थी। तो ऑक्सिन नामक पादप हार्मोन की खोज किसने की थी? तो चार्ल्स डार्विन ने की थी। कब की थी? तो 1880 में। ठीक है। सर आइजैक न्यूटन इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे। तो आइजैक न्यूटन कहाँ के वैज्ञानिक थे? इंग्लैंड के, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम और गति के सिद्धांत की खोज की थी। तो न्यूटन ने किसकी खोज की थी? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम और गति के सिद्धांत की खोज न्यूटन ने की थी। ग्रेगर मेंडल को आनुवांशिकी के पिता के रूप में जाना जाता है। तो आनुवांशिकी के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को। ठीक है। इन्होंने 1856 से 1863 के दौरान मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किया था? तो मटर के पौधे पर। ठीक है, आगे चलें। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़े गए थे? तो किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे? तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए थे। अब इसकी डिटेल देख लेते हैं। इसी 42वें संविधान संशोधन द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था। तो मौलिक कर्तव्यों को शामिल किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, और कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? 10। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो 11 हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य यह 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, और इसी 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लघु संविधान। 42वें संविधान संशोधन के समय प्रधानमंत्री कौन था? तो इंदिरा गांधी जी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी। ठीक है। 52वां संविधान संशोधन दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। ठीक है, अब 44वें संविधान संशोधन के बारे में देखते हैं। 44वां संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया। ठीक है, और इसी 44वें संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रीय आपात के संबंध में आंतरिक अशांति शब्द को सशस्त्र विद्रोह से प्रतिस्थापित कर दिया। ठीक है, यानी आंतरिक अशांति शब्द को सशस्त्र विद्रोह से प्रतिस्थापित कर दिया। यानी आंतरिक अशांति को अब क्या कहा जाने लगा? सशस्त्र विद्रोह। किसके बाद? 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में चुनाव, राज्यसभा या विधान 61वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है, आगे चलें। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन किया जाता है? तो भारतीय संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है? तो अनुच्छेद 368 के द्वारा। किसके द्वारा? अनुच्छेद 368 के द्वारा। यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से इसे लिया गया है। कहां से? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से इसको लिया गया है। ठीक है, डिटेल्स देख लेते हैं। अनुच्छेद 352 यह राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। अनुच्छेद 352 3 में केवल एक बार
मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किया गया है? तो मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख संविधान में कितनी बार किया गया है? तो केवल एक बार। ठीक है। और किस अनुच्छेद के द्वारा इसका उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 352(3) के तहत। ठीक है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति तब तक उद्घोषणा जारी नहीं कर सकते जब तक कि केंद्रीय मंत्रिमंडल उन्हें लिखित रूप से सूचित नहीं करता है कि ऐसी घोषणा जारी की जा सकती है। ठीक है। जब तक केंद्रीय मंत्रिमंडल उन्हें लिखित रूप से नहीं कहेगा तब तक राष्ट्रपति यह उद्घोषणा जारी नहीं करेंगे। यह अनुच्छेद 352 में लिखा गया है और इसी में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग किया गया है। ठीक है। राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता या राष्ट्रपति शासन से संबंधित अनुच्छेद 356 है। ठीक है। अनुच्छेद 356 किससे है? तो राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता या राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? तो यह वित्तीय आपात से संबंधित है। ठीक है। आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन योजना का सदस्य नहीं था? तो कैबिनेट मिशन योजना का सदस्य कौन नहीं था? तो लॉर्ड एमरी यह कैबिनेट मिशन योजना के सदस्य नहीं थे। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं थोड़ी सी। वर्ष 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने भारत में एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा की। इस शिष्टमंडल में ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य लॉर्ड पैथिक लॉरेंस यह भारत सचिव थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स यह व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे तथा एबी अलेक्जेंडर यह एडमिरल्टी के प्रथम लॉर्ड या नौसेना मंत्री थे। इसका कार्य भारत को शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के लिए उपायों एवं संभावनाओं को तलाशना था। ठीक है। तो कैबिनेट मिशन 1946 के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लेमेंट एटली था। ठीक है। कैबिनेट मिशन दिल्ली 24 मार्च 1946 को आया था। कब आया था? 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली आया था। इसका मुख्य उद्देश्य संविधान सभा का गठन करना है। ठीक है। आगे चले। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो औरंगजेब का। किसका? औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। अब इसका डिटेल देख लेते हैं। औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। पहला राज्याभिषेक 31 जुलाई 1658 ईस्वी में तथा दूसरा राज्याभिषेक 15 जून 1659 ईस्वी को हुआ था। पहला राज्याभिषेक 1658 में हुआ था, दूसरा 1659 में हुआ था। दोनों ही राज्याभिषेक कहाँ हुए थे? तो दिल्ली में। तो औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था और दोनों राज्याभिषेक कहाँ हुए थे? तो दिल्ली में। ठीक है। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जिंदा पीर के नाम से। मुगल साम्राज्य का ताज पहनते ही उसने आलमगीर की उपाधि धारण की थी। तो आलमगीर की उपाधि किसने धारण की थी? तो औरंगजेब ने। ठीक है। आगे चलें। जीएसटी परिषद में कुल कितने सदस्य सम्मिलित होते हैं? तो जीएसटी परिषद में कुल 33 सदस्य शामिल होते हैं। कितने? 33। ठीक है। अब इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। जीएसटी परिषद यानी जीएसटी काउंसिल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत संघ और राज्य सरकार को माल और सेवा कर से संबंधित मुद्दों पर अनुशंसा करने हेतु एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन अभी पूछा गया था कि जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं, यानी जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो जीएसटी परिषद के अध्यक्ष वित्त मंत्री होते हैं। कौन होते हैं? वित्त मंत्री। तथा अन्य सदस्यों में केंद्रीय राजस्व या वित्त राज्य मंत्री तथा सभी राज्यों के वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री होते हैं। यानी जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वित्त मंत्री।
होते हैं। दोस्तों मेहनत पसंद आ रही है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए। आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात हैं? तो आनंद वन स्थापित करने के लिए बाबा आमटे विख्यात है। कौन है? बाबा आमटे। ठीक है। आनंद वन की स्थापना 1951 में हुई थी और बाबा आमटे का पूरा नाम क्या है? मुरलीधर देवीदास आमटे। क्या है? मुरलीधर देवीदास आमटे। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से 18 नवंबर 2004 को भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय किसान आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 18 नवंबर 2004 को। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो MS स्वामीनाथन ने की थी। किसने? MS स्वामीनाथन ने। ठीक है, इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, MS स्वामीनाथन का पूरा नाम है मनकोम्बू संबाशिवन स्वामीनाथन। इनका पूरा नाम क्या है? मनकोम्बू संबाशिवन स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, MS स्वामीनाथन को विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा सन 1967 में पद्मश्री, 1972 में पद्म भूषण तथा 1989 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। यानी MS स्वामीनाथन को पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था? तो 1989 में। ठीक है, आगे चलें। सिल्वीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो सिल्वीकल्चर के अंतर्गत वनों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है सिल्वीकल्चर के अंतर्गत? तो वनों का अध्ययन किया जाता है। किसका? वनों का। फलों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो पोमोलॉजी के अंतर्गत। फूलों का अध्ययन फ्लोरिकल्चर के अध्ययन अंतर्गत किया जाता है। शाक सब्जियों का अध्ययन ओलेरीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, आगे चलें। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है। कौन सा? सहारनपुर। देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर हो गया, सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र हो गया, सबसे पूर्वी जिला बलिया है और सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? शामली। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का उत्तर से लेके दक्षिण तक की चौड़ाई कितनी है? तो 240 किलोमीटर। कितनी है? 240 किलोमीटर। और उत्तर प्रदेश की लंबाई कितनी है पूर्व से लेके पश्चिम तक? तो पूर्व से लेके पश्चिम तक 650 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, इसका उत्तर से दक्षिण तक विस्तार 240 किलोमीटर है उत्तर प्रदेश का, और इसका पूर्व से पश्चिम तक विस्तार 650 किलोमीटर है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह वेल्लोर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो वेल्लोर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो 1806 में हुआ था। कब हुआ था? 1806 में। वेल्लोर विद्रोह कब हुआ था? 10 जुलाई 1806 में हुआ था। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सर जॉर्ज बार्लो थे। कौन थे? सर जॉर्ज बार्लो। अब वेल्लोर वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ? तमिलनाडु में। ठीक है, एक क्वेश्चन और। गैंडा पुनर्वास की परियोजना कहाँ संचालित की जा रही है? तो गैंडा पुनर्वास परियोजना यह कहाँ संचालित की जा रही है? तो ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में। कहाँ? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में इसको संचालित किया जा रहा है। देखिए, 1984 ईस्वी में गैंडा पुनर्वासन कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। कब इसकी शुरुआत हुई थी? तो 1984 में गैंडा पुनर्वासन कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। और दुधवा राष्ट्रीय रिजर्व दुधवा टाइगर रिजर्व की स्थापना कब हुई थी?
1987 में। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। कल एक नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।